यह कहानी 1972 में जहां दो बच्चे खेल रहे हैं, इनकी मार्बल बॉल गिरकर दूसरे फ्लैट में पहुंच जाती है। जब वो बच्चे फ्लैट के अंदर जाकर मार्बल बॉल उठाते हैं तो सफेद कपड़े पहने एक औरत चेयर से गिर जाती है। असल में वो काफी देर पहले ही मर चुकी थी। इस सब के 4 साल बाद इसी बुरी औरत के फ्लैट में एक फैमिली शिफ्ट हुई है, जिन्होंने यह फ्लैट बैंक से लोन लेकर लिया है। बैंक का लोन उतारने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ काम पर चले जाते हैं और उनके पीछे रह जाती थी एम्पायर, जो इस कपल की बड़ी बेटी है, जिसको घर पर रहकर अपने छोटे भाई रेफल और दादाजी का ख्याल रखना होता था। अभी वो अपने भाई को कपड़े चेंज करवा ही रही थी, तभी अचानक उनके पास बैठे दादाजी गायब हो जाते हैं। घबराकर वो अपने भाई को छोड़कर दादाजी को ढूंढने में लग जाती है। दादाजी इस टाइम वॉशरूम में थे। उन्हें देखते हुए एम्पायर भी वॉशरूम में चली जाती है और अचानक से वॉशरूम के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने मॉम डैड को बुलाती है। उसके मॉम डैड दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर राइफल के रूम में जाते हैं, जहां वो खिड़की से लटका हुआ था। अगर राइफल गिर जाता तो यकीनन नहीं बचता। उसके डैड अपनी वाइफ को चुप कराते हुए जल्दी से जाकर राइफल को पड़कर कमरे में लेकर आ जाते हैं और फिर एम्पायर को डांटना शुरू कर देते हैं। एम्पायर उन्हें बताती है कि दादाजी यहाँ अजीब तरीके से गायब हो गए थे, फिर अचानक वॉशरूम के दरवाजे बंद हो गए तो मैंने नीचे से देखा तो मुझे नीचे एक शैतानी पांव नजर आया। बट एम्पायर के मॉम डैड उसकी कोई भी बकवास नहीं सुनते और उल्टा उसे ही डांटकर यहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होकर हमें एम्पायर के दूसरे भाई को दिखाया जाता है, जिसे अपने रूम की खिड़की पर दूसरी बिल्डिंग से अटैच रेलिंग पर एक लेटर मिला है। इस लेटर पर एक लड़की का नाम लिखा था। एम्पायरों के भाई को लगता है कि ये लड़की शायद उससे दोस्ती करना चाहती है। वो भी अपना नाम लिखकर उसे रेलिंग पर लगाकर दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा देता है और काफी देर उस लड़की के वेट में खड़ा रहता है जो ये लेटर लेगी। वह थक कर जब वहाँ से साइड होता है तो दोबारा उसे रेलिंग से आवाज आने लगती है। जब वो देखता है तो उस जगह एक और लेटर पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ राइफल अपनी ड्राइंग कर रहा था। और दोबारा से एक बार फिर एम्पायरों के दादाजी घर से चले जाते हैं। अपने दादाजी को ढूंढने जाने से पहले वो राफल को ये कहकर गई थी, यहाँ से हिलना मत। लेकिन उसके जाते ही राफल को यहाँ पर एक मार्बल बॉल की आवाज आती है जो उसके रूम के बिल्कुल करीब पड़ा था। राफल जैसे ही इस मार्बल बॉल को उठाता है तो उसे अपने दूसरे कमरे से टीवी चलने की आवाज आती है। टीवी पर उसे एक बुरी सी कार्टून अपने पास बुला रही थी। राफल बेचारे को कुछ समझ नहीं आता। वो जैसे ही टीवी के पास जाता है तो टीवी के अंदर से एक भूतिया हाथ निकलकर उसे टीवी के अंदर कर लेता है। यह दिखाया जाता है कि एम्पायरों को रोड पर घूमते हुए उसके दादाजी भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो लेकर घर आ रही होती है। तो उसके दादाजी कहते हैं, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जो औरत है वो हम सबको मार डालेगी। एम्पायरो जबरदस्ती उन्हें घर लेकर आ जाती है, लेकिन घर आने पर उन्हें राइफल कहीं नहीं मिल रहा था। तब घबराकर ये लोग पुलिस में भी रिपोर्ट करवा देते हैं, जिसके बाद एम्पायरो के मॉम डैड भी राइफल को ढूंढने के लिए बाहर निकल चुके थे और अब एम्पायरो ही घर में अकेली थी। और तभी उसे एक फोन की आवाज आती है। एम्पायरो जब फोन उठाती है तो फोन पर दूसरी तरफ राइफल था। वो राइफल से पूछती है कि तुम कहाँ हो, पर वो खुद भी नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है। फोन पर बात करते ही एम्पायरो को राइफल की आवाज पास के ही फ्लैट से आती है। वो फोन छोड़कर जल्दी से उस फ्लैट के पास आती है और जोर जोर से खड़काना शुरू कर देती है। और इसी बिल्डिंग में रहने वाला एक दूसरा आदमी आकर एम्पायरो को बताता है कि ये फ्लैट सालों से नहीं खुला। एम्पायरो के मॉम डैड और भाई भी यहाँ आ चुके थे। वो इन सबको बताती है कि राइफल की आवाज मुझे यहाँ से आ रही थी। ये लोग इस फ्लैट का लॉक खोलकर इसके अंदर चले जाते हैं। राइफल को ढूंढते ढूंढते एम्पायरो एक कमरे में आई, जहाँ उसे एक पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे का साया नजर आया। जैसे जैसे वो साया के करीब जाती गई वैसे ही वो साया बड़ा होता गया। एम्पायरो जैसे ही वो पर्दा हटाती है तो वहाँ पर एक चुड़ैल खड़ी थी। वो उसे देखते ही डर चुकी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। वो जोर जोर से चीखने लगती है। एम्पायरो की फैमिली यहाँ आकर उसको चुप कराने की कोशिश करती है, पर उसके डैड जब खिड़की के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। खैर, अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एम्पायरो की मॉम कॉम पर थी और यहाँ कस्टमर के तौर पे एक पैरालाइज्ड औरत आती है। वो एम्पायरो की मॉम को देखकर सीटी बजाने लगी थी। एम्पायरो की मॉम को जरा अजीब लगता है। वो पास जाकर उस औरत से बात करने की कोशिश करती है और तभी यहाँ उस औरत की मॉम भी आ जाती है, जो उसे बताती है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती है। ये पैरालाइज्ड औरत अपनी मॉम को कुछ समझाती है। वो असल में एम्पायरो के घर में होने वाली सारी चीज एम्पायरो की मॉम को देखकर समझ जाती है। इसीलिए इस पैरालाइज्ड औरत की मॉम एम्पायरो की मॉम को एक कार्ड देती है और कहती है, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी तरफ घर में आज दोबारा एम्पायरो के बड़े भाई के पास दूसरी बिल्डिंग से एक लेटर आया है। वो दूसरी बिल्डिंग की खिड़की पर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं था। अब वो फैसला करता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर चेक
चेक करेगा कि आखिर कौन उसे ये लेटर लिख रहा है। ये लड़का जैसे ही दूसरी बिल्डिंग में जाता है तो कोई लड़की उसे पीछे से गले लगा लेती है। लड़के के हाथ में कैंडल थी और सामने एक शीशा लगा हुआ था। ये लड़का उस लड़की को जब शीशे में देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की के पांव मुड़े हुए हैं। उसी वक्त पर ये चुड़ैल उस लड़के को मारने की कोशिश करती है, पर ये लड़का बड़ी ही होशियारी दिखाते हुए उस चुड़ैल को उठाकर दूर फेंकता है और यहाँ से भागते हुए अपनी जान बचाकर निकल आता है। यही एम्पायरों को भी घर पर अब पेट में दर्द हो रहा था। वो जब अपना पेट चेक करती है तो उसके पेट पर बहुत सारे निशान पड़े होते हैं। वो उन निशानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि यह एक एलर्जी है। वो अब कुछ सब्जियां लेकर आई थी जिसे वो जब किचन में रखने जाती है तो किचन के दरवाजे में से देखती है कि कोई अजीब सी क्रिएचर उनके किचन में कुछ बना रही है। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके दादाजी हैं। अंदर जाकर जब वो अपने दादाजी से बात करती है तो उसके दादा अब उसके छोटे भाई यानी कि राइफल की आवाज में बात कर रहे थे। इसी टाइम पर दोबारा फोन रिंग करता है एम्पायरो। जब दोबारा फोन उठाती है तो उसे राइफल की आवाज आ रही थी पहले की तरह ही। राइफल से बात करते हुए उसे राइफल की आवाज पास के ही फ्लैट से आ रही थी। वो जल्दी से फोन को छोड़कर उस फ्लैट का दरवाजा खोलती है और फाइनली उसे उसका भाई उस फ्लैट में मिल चुका था। इस अजीब हादसे से पूरे घर वाले डर चुके थे। राइफल और एम्पायर की मोम अपने हस्बैंड से कहती है, बस अब और हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। पर ये आदमी कहता है कि नहीं, हमने इस घर को खरीदने के लिए बैंक से बहुत सारा लोन लिया है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। रात हो गई थी। एम्पायरो जैसे ही अपने कमरे के अंदर कदम रखती है तो उसी सेकंड उसके कमरे के सारे खिड़की दरवाजे एकदम से बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसके कमरे की लाइट भी चली गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाती है तो उसके मॉम डैड जैसे ही उस कमरे में आते हैं तो उन्हें नजर आता है एक बहुत बड़ा खौफनाक भूतिया हाथ जो एम्पायरो की तरफ बढ़ रहा था। उसके डैड एम्पायरो को बचाकर उसे पीछे कर लेते हैं और ये देखने के बाद इन लोगों को फाइनली यकीन आ चुका था कि उनके घर में कोई आत्मा यानी कोई भूत रहता है। अब तो ये लोग इस घर में बिल्कुल नहीं रहने वाले थे और अब एम्पायरो के डैड इन सबको लेकर एक होटल में चले जाते हैं और पूरी रात ये लोग ये दुआएं करते हुए गुजार देते हैं कि वो इस आत्मा से बच जाए जो इनके घर पर रह रही है। अगले दिन एम्पायरो के मॉम डैड को बैंक वाले बुलाकर ये बताते हैं कि आपको जल्द से जल्द बैंक का लोन वापस करना होगा। पैसों का इंतजाम करने के लिए एम्पायरो के डैड अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, लेकिन कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। वो पिछले 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गए थे, इसीलिए उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था। थक हार कर अब एम्पायरो की मॉम उस पैरालाइज्ड लेडी के घर जाती है जिसकी मॉम ने उसे एक कार्ड दिया था। वो अपने घर में होने वाली सभी चीजों के बारे में बताती है, जिस पर यह लेडीज रहती है कि हमें तुम्हारे घर में होने वाली हर चीज के बारे में पहले ही पता था। वो अब उनके घर को देखने के लिए उनके साथ यहाँ आई थी, जबकि अब एम्पायरो भी उनके घर में रहने वाले पिछले लोगों के घर में गई थी। ये औरत बताती है कि जब हम लोग उस घर में रहते थे तो मेरी एक पूरी फैमिली थी, मेरा बेटा मेरे हस्बैंड पर। हमें नहीं पता था कि मेरा बेटा एक ट्रांसजेंडर था। उसे लड़का होने के बावजूद लड़की बनने का शौक था। इसी के गुस्से में उसके डैड हमेशा उसको बेसमेंट में बंद करके रखते थे। लेकिन वक्त गुजरा, लेकिन उस लड़के की आदतें बदली नहीं। वो बिल्कुल औरतों की तरह हरकतें करने लगा। उसके बेटे को माँ बनने का शौक हो गया और इसी वजह से वो उस लड़के को वही बंद करके यहाँ आ गए और वो लड़का वही तड़प तड़प के मर गया और तब से उसी की रूह वहाँ पर भटक रही है। यहाँ रिवील होता है कि वो अपनी माँ बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एम्पायरो के भाई को बार बार लेटर लिखकर अपने पास बुलाती थी और उसने 2 बार मौका पाने के बावजूद भी एम्पायरो को इसलिए नहीं मारा क्योंकि एम्पायरो प्रेग्नेंट थी। एम्पायरो ये सब जानने के बाद तुरंत घर आती है जहां उसकी मॉम उस पैरालाइज्ड लेडी को घर लेकर आई थी। वह आत्मा इस पैरालाइज्ड लेडी के जिस्म के ऊपर कब्जा कर लेती है और इन सबको मारने के लिए इनके ऊपर हमला करती है और तभी एम्पायरो एक कांच का टुकड़ा लेकर उसको धमकी देती है कि अगर तुमने हम सबको नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। ये सुनकर वो आत्मा थोड़ी रिलैक्स होती है और एम्पायरो दोबारा उससे कहती है कि तुम हम सबको छोड़कर यहाँ से नहीं गई तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। मुझे पता है कि तुम ये बच्चा लेना चाहती हो। ये भूत या आत्मा अब इमोशनल हो चुकी थी। तभी मौका पाते ही एम्पायरो के डैड उसके ऊपर चढ़ते हुए उसे लेकर खिड़की से नीचे कूद जाते हैं, जिससे उनकी खुद मौत हो जाती है और भूत फिर भी नहीं मरता। जिनके मरने के बाद उनके लाइफ इंश्योरेंस के सारे पैसे उनकी वाइफ यानी कि एम्पायरो की मॉम को मिलते हैं। उन पैसों से वो बैंक का लोन पे करने के बाद अपनी फैमिली के साथ इस घर को छोड़कर यहाँ से चली जाती है, जबकि वो आत्मा, वो भूत अभी भी उसी घर के उसी कमरे में अब तक बंद है, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।